एवरीवन। हाँ, देखो +2 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सॉलिड स्टेट, राइट। एंड आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये बोलो कि सॉलिड स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द केमिस्ट्री। जिन बच्चों ने क्लास 9th में 10th में ज्योमेट्री वाले टॉपिक होते हैं ना, सर्कल, स्फीयर, कोन, ये सब पढ़ा है ना, उनके अगर आपने एरिया कैलकुलेशन, वॉल्यूम कैलकुलेशन ये सब कर रखे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। नहीं भी कर रखा होगा तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लगेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा, राइट। अभी इस बीच में जब तक मैं सॉलिड स्टेट टारगेट कर रहा हूं, टिल द टाइम आई एम गोइंग टू टीच यू सॉलिड स्टेट, उतने टाइम में मैं चाहूंगा कि आप लोग केमिस्ट्री के 3 ऐसे चैप्टर्स जो आपको एकदम आने ही चाहिए +2 का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, एकदम अच्छे से उसको नोट कर लो। और इसको आपको करना है इस ड्यूरेशन में, प्लीज कमेंट, राइट। इसको आपको पूरी तरीके से कर लेना है। इस पे हो सका तो मैं सॉलिड स्टेट के खत्म होते होते तक मैं आपका एक टेस्ट भी कर दूंगा, ये चेक करने के लिए कि आपको अभी तक इसमें कहां तक कॉन्फिडेंस है। द टॉपिक नंबर 1 दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। गाइस, देयर आर 2 सेगमेंट्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट। द फर्स्ट वन इज जिसमें डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, मतलब कैसे हम लोग बिल्कुल लेस नंबर ऑफ एलिमेंट नोन से लेकर के कैसे इतना सिस्टमैटिक में जो आज हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी एक जर्नी है अपनी। वो चीज आपको नहीं करना है बिकॉज वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो +1 बोर्ड एग्जाम तक के लिए ही ठीक है, राइट। आपको जो काम करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, राइट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग क्या होता है, इनके ट्रेंड्स क्या है व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, व्हाट इज लैम्फेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अगर आपको ये सब चीजें मालूम है वेल एंड गुड, अदरवाइज नोट कर लो इस पॉइंट। ये सब रिवाइज करके आना है, अभी नहीं, अभी आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर्स तो मिनिमम सॉलिड स्टेट जाने ही वाला है, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। ये टॉपिक हो गया। अच्छा, इसके अंदर फिर ऑफ कोर्स Pauling scale of electronegativity, the difference between electron affinity and electron gain enthalpy, right? How to check the acidic basic characteristic of oxides, okay? तो ये सारे पार्ट्स आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में डेफिनेटली रिवाइज करके आना है। Next, chemical bonding, and this is one of the single most important chapter of +1 which is required to understand chemistry as a whole. I am telling you, आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, बॉन्डिंग नहीं आता है, नॉट पॉसिबल। आपको इनऑर्गेनिक समझना है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिजिकल के कुछ कोर एरियाज हैं जहां पे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, हर चैप्टर में ऐसे कुछ ना कुछ चीजें आती हैं जहां पे केमिकल बॉन्डिंग की अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट होता है बेटा। तो आप आयनिक बॉन्ड अच्छे से करोगे, मैं अंदर के सब टॉपिक्स भी बता दे रहा हूं, वो भी कर लेना। लैटिस एनर्जी क्या होता है, राइट। लैटिस एनर्जी के बाद बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल। नेक्स्ट पार्ट, हाइड्रेशन एनर्जी, द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। इसके 2-3 रूल है, एक हेनी स्मिथ इक्वेशन है, इसके साथ साथ एक फजान्स रूल है, राइट। ये सब करके आना है आपको। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, करेक्ट। इसके अलावा आपको क्या करना है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ऑफ कोर्स ये तो सबसे फंडामेंटल पार्ट है कि आपको लुईस स्ट्रक्चर आना चाहिए जिनमें बॉन्ड आप बना करके सारा चीज चेक कर सको, राइट। लेकिन इसके ऊपर कहां तक जाना है आपको, VSEPR थियरी का एक एक केस आपको ध्यान रहना चाहिए कि स्टेरिक नंबर 5 आ गया, डबल लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर है, या डबल बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, इनके केस में हम लोन पेयर को कहां लोकेट करते हैं, मतलब ओवरऑल शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल में एकदम क्लैरिटी चाहिए। आपको नहीं आता है, आपके पास कोई सोर्सेज ऐसे नहीं है, तो मेरा नंबर अच्छे से नोट कर लो, सब मुझे मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट।
अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी है, आपके पास पुराने नोट्स नहीं है या किसी रीजन से आप वो टॉपिक अच्छे से पढ़े नहीं हो, तो यू आर गोइंग टू मैसेज मी, राइट? नाम लिख लो, द वन एंड ओनली। हाँ जी, करेक्ट। ऑलराइट, तो ये सब लोग नोट कर लेना। अच्छा, ये नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहना चाहिए और उसमें मतलब कहीं प्राइवेसी सेटिंग में ऐसा ब्लॉक करके मत रखना। मुझे आपकी सारी एक्टिविटीज मॉनिटर करनी है, कहाँ पे तुम लोग कितना टाइम फेसबुक पे कर रहे हो, कितना इंस्टा पे कर रहे हो, सारा ट्रैक हम रख सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंटरनल सॉफ्टवेयर हैं, राइट? चलो ठीक है, इसको सीरियस ले लो तो अच्छा है, वैसे आई एम जस्ट किडिंग, ओके? तो हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सेव रहना चाहिए कि कभी कभी हम लोग ब्रॉडकास्ट मैसेज भी भेजते हैं, राइट? जो कि वन ऑन वन जाए, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ग्रुप में। तो उसके लिए भी जरूरी है कि ये नंबर आपके लिस्ट में रहना चाहिए। अच्छा, एक और बता दे रहा हूँ, एक हमारा बहुत ही अच्छा ग्रुप है जिसमें स्टार परफॉर्मेंस और सारे स्टार परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री हैं। उसका नाम है चैंपियंस ऑफ, यस, चैंपियंस ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं हो तो डू मैसेज मी, राइट? और आपको हम्बली रिक्वेस्ट करना है, अच्छा सा जैसे एप्लीकेशन लिखते हो वैसा लिख करके मुझे मैसेज करना है कि सर प्लीज ऐड मी इनटू दैट ग्रुप, राइट? तो वो एक आप ड्राफ्ट कर, अरे ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बस इतना बोल देना कि सर मैं +2 का नया स्टूडेंट हूँ, आप उसमें ऐड कर दो। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ PDF, कुछ मटेरियल ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो अगर मान लो आप यहाँ नहीं पहुंच पाए हो तो मैं उस ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि आपका जो भी असाइनमेंट है, आप क्लासेस नहीं भी ऑफलाइन कर पा रहे हो तो आप वहां से करो। एंड खास करके उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन किसी रीजन से प्रेजेंट रह रहे हैं, उनको, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, राइट? तो आप ये दो काम करोगे, नंबर सेव करके मुझे टेक्स्ट कर देना है कि इस कौन से ग्रुप में, चैंपियंस ऑफ, हाँ जी, उसमें ऐड कर लेना है, ठीक? नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग में जैसा मैंने बताया VAC-PR थियरी बेटा आपको आना चाहिए, उसको अच्छे से कर लेना है। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, राइट? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करना होगा तो उनमें शेप का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, खास करके जब हम इंटरनल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल प्लेन का पार्ट है या उसके बाहर है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका विस्पर थियरी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। MOT ऐसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, शायद हम लोगों ने 1 दिन या 2 दिन देके खत्म कर दिया था, राइट? MOT, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको कई सारे ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को समझने में। तो ये आपको MOT को भी रिवाइज कर लेना है। देखो, हो सकता है आपके दिमाग से अभी चीजें निकल गई हूं, आप रिवाइज कर लो, क्योंकि जब तक हम सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं ना, तब तक शायद आपको केमिस्ट्री के किसी पार्ट का यूज ना पड़े। द मोमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनी कोर इनऑर्गेनिक टॉपिक और कोर ऑर्गेनिक टॉपिक, फिर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये इतनी सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके रखनी है, करेक्ट? अच्छा हाँ, एक चीज मैं मिस कर गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, नोटेड? हो गया यहां तक? अच्छा, अब इसके बाद थर्ड चैप्टर कौन सा है? एनी गेस? एनी गेस? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रेडॉक्स, यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, रेडॉक्स। आप रेडॉक्स में मतलब एज बेसिक्स एज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइट्रेशन तक, कहने का मतलब कि जहां पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, वहां तक का पूरा आप रिग्रेस स्टडी करोगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको किसी रीजन से +1 में आपका छूट गया ये टॉपिक, तो आप मुझे बताओगे, आई विल हेल्प यू आउट। या तो हमारे पास लास्ट ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, वो मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो आई विल कंडक्ट अ स्पेशल क्लास फॉर यू, ठीक है? तो ये रिक्वायरमेंट है बच्चों, इतना आप करके रख लो। हाँ, 1-2 टॉपिक और लिस्ट में ऐड कर लो, आपको टाइम मिले तो रिवाइज कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि ये +1 की चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। कौन सा? एक बार आप ट्राई जरूर करो, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बस एक फॉर्मूला रिवीजन चाहिए, एंड बताओ थर्मो, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, +1 का सबसे बड़े टॉपिक में से एक है थर्मो, राइट? तो आपको जब टाइम मिले
थर्मो आप रिवाइज करोगे एंड एक और लास्ट टॉपिक पे ऐड कर दे रहा हूं, वो क्या है, इक्विलिब्रियम। करेक्ट। इतना अगर आप रिवाइज करके रखते हो तो बच्चों कोई रीजन नहीं है कि आपको प्लस टू के टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम है ना। तो आप रिवाइज कर लो, कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ एंड उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो आज पहली क्लास है प्लस टू की, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आपके प्लस वन की जो भी अंडरस्टैंडिंग है आप लोग कितना भी रिटेन करके रखे हो उसका थोड़ा असेसमेंट करो एंड फिर हम लोग स्ट्रेट अवे आज सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज आपको नोट्स नहीं बनाना है, सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग के अंदर कैप्चर करके लेके जाना है, और कल जैसे ही आओगे मैं स्टार्ट करूंगा पूछना जितना आज पढ़ाया हुआ है। तो एक बारी वो भी चेक करना है कि आप कितना फोकस्ड रह के क्लास में बैठ रहे हो। ठीक है, तो आज बिल्कुल भी नोटबुक नोट्स नहीं बनाने, क्वेश्चन जो पूछूंगा उसको आपको आंसर करना है, रफ पेज यूज करो जो मर्जी करो, आपको नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, चलेगा इतना? चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैं प्लस वन में जनरली डिस्कस करता हूं, लेकिन मुझे ये देखना है कि तुम्हारे दिमाग में कितना अभी तक रिटेन है, इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू पिक्चराइज, राइट, हाउ डू यू पिक्चराइज एन एटम। से फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, क्योंकि मैं नाइट्रोजन के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा मेरा, अमोनिया पे आऊंगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन पे। जस्ट एक बार चेक करते हैं। सो हाउ डू यू पिक्चराइज नाइट्रोजन एटम। मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, 7, और इसका मोस्ट स्टेबल आइसोटोप कौन सा है, 14, N14। आइसोटोप समझते हो, आइसोटोप किसे बोलते हैं साक्षी, जिसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, बाकी सारी प्रॉपर्टीज। हाँ, तो ज्यादा अच्छा होता है ये बोल देता कि सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना। तो चलो ठीक है, तो ये आइसोटोप सबसे स्टेबल आइसोटोप है, और इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है बेटा, 7 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन। ये इतना बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसको एकदम छोटा कर देते हैं, आप ऐसे समझ लो कि ये न्यूक्लियस है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यानी न्यूक्लियस के बारे में आपको नहीं टेंशन लेना, उसको प्लस दिखाओ और एक छोटा सा सर्कल बना दो। मैं इंटरेस्टेड किस चीज में हूं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को आप कैसे पिक्चराइज करते हो आज के डेट में, वो मुझे जानना है। गो अहेड। और जो भी बच्चे ऑनलाइन प्रेजेंट है वो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मेरे नंबर पे सेव कर लिया है तो, अपना जो भी आप एटम को पिक्चराइज करते हो उसको फिर सेंड करो मेरे को।
फाइन, आज देखते हैं कैसा होना चाहिए एटम ना, कैसा जनरली करते हैं। वैसे जिनको भी मैंने पढ़ा रखा है मोस्टली सही किया है सभी ने, इससे ये समझ आता है कि कुछ तो ध्यान में है अभी ना। आई नीड नॉट टू बी होपलेस। हाँ देखो इधर, तो देखो कैसे आपको पिक्चराइज करना है। मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, सारा चीज देखो +1 की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई है और अभी तक अगर हम नाइट्रोजन को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं कि एक न्यूक्लियस है और इसके बाहर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा आप ना अभी भी 9th क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है ना, 5 डालना है ना, ये हम अभी 9th एंड 10th वाले स्टैंडर्ड से अभी सोच रहे हैं। अगर आप अभी भी एटम को ऐसे पिक्चराइज कर रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके थोड़े डेप्थ में जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है भाई मृदुल? सर्टेनिटी है, तो सर्टेनिटी से क्या प्रॉब्लम है आर्यन? एग्जैक्टली, एज पर Heisenberg's uncertainty principle we cannot locate the position as well as exact momentum simultaneously, right? इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और जब आप एकदम प्रेडिक्ट ना कर सको तो आप ये कैसे बताओगे कि इतने ही रेडियस पे है और यही प्रेजेंट है? ये तो प्रिसाइसनेस हो गया ना। प्रॉब्लम क्या है भाई प्रिसाइसनेस में? अगर इतना प्रिसाइज हमने कोई चीज लोकेट कर दिया, रेडियस ही तो किया है ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी रक्षा? नहीं करेक्ट, वो तो बात बिल्कुल सही है। मैं चाह रहा हूं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज पे तुम लोग हिट करके बताओ अभी वो। हाँ मोमेंटम, यस यस, अरे यार सिंपल सा है सर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इज इक्वल टू, ऑल्दो एच वैल्यू इटसेल्फ इज, सॉरी 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 माय बैड, ये 4 पाई है। ये एच की वैल्यू खुद में कितनी होती है बेटा? 6 है ना, बोलिए यही होती है ना? ये सुनो, अगर बेटा एच की वैल्यू खुद में इतनी कम है 6.626 इंटू, तो ये वैल्यू का इंप्लीकेशन तभी आता है जब हम पार्टिकल साइज बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं। तो यहां पे अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन इज टेंडिंग टू 0। और अगर आप इसको इधर ले आकर के डिवाइड करो किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी में, अगर आप बेटा 0 से डिवाइड करने की कोशिश करते हो, 0 पॉजिटिव से डिवाइड करने की कोशिश करते हो कोई भी नंबर में, इट इज एज स्मॉल एज 10 के पावर -34 का ऑर्डर, तब भी अगर 0 से, तो ये कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? डेल्टा पी विल टेंड टू इनफाइनाइट। आप समझ रहे हो? चेंज इन, सॉरी, ये एरर इन मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम है। एंड मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू, यही होता है नॉर्मल मोमेंटम। बोलो भाई, तो मास तो फिक्स क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी में एरर आ जाएगा और इनफाइनाइट का एरर आ जाएगा, और वो पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप नाइट्रोजन को ऐसे पिक्चराइज करते हो तो ये पुराने जमाने की बात हो गई, ये आपको दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर नाइट्रोजन कैसा होगा? तो आप याद करो, आपने उसके बाद क्या पढ़ा होगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बाद आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े होंगे, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, आपने ऑर्बिटल के शेप के बारे में आइडिया होगा। एस ऑर्बिटल का शेप बताओ कैसा होता है? पी का, डी का डबल डंबल भी होता है सर, और एक डिफ्यूज जैसा होता है, याद है ना? ठीक है, dz²। तो अब बताओ नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा फिर? 1s2 2s2। अच्छा देखो 2p3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। इज इट करेक्ट? क्योंकि p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? px py एंड, अच्छा ये बताओ, ये तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने तीनों में क्यों रख रखा है? कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हो? हाँ जी, हंस रूल ऑफ मैक्सिम, हाँ बेटा वही है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला चीज ना। अरे तीन ही तो उसमें प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। एक ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन को हमेशा बढ़ते हुए एनर्जी के फॉर्म में भरना है। सेकंड क्या? नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव दी सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। कौन सा रूल है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा,
और तीसरा कौन सा अनस्टेबल। तो ये थर्ड वाले पॉइंट का इंप्लीकेशन है कि P3 होने के बावजूद हमने सिंगल सिंगल भर रखा है और वो भी सेम स्पिन के साथ। ध्यान है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब कैसे पिक्चराइज करेंगे, तो लेटेस्ट ड्रॉ। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हो गया। नाइट्रोजन को आपको कैसे देखना है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना। लेकिन अब हम कभी भी इलेक्ट्रॉन के सर्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं कि यही मिलने वाला है, बल्कि क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप प्रोबेबिलिटी लेके चलते हो न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो आप क्लाउड जैसा बनाओगे, डॉट डॉट डॉट, दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब ये मत बोल देना सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए। इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, मिलने की प्रोबेबिलिटी है। इज दैट क्लियर ना? ये है। देखो अभी तो इतना सब कहानी लिख रहा हूं, बट रफली हम लोग ऐसा सर्कल स्फीयर बनाते हैं, लेकिन यहां तो हम सर्कल ही बना पाएंगे ना। ये स्फेरिकल है, ये क्या हो गया? 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। तो उनको सिंबॉलिकली दिखाने के लिए हम ऐसा दिखा दे रहे कि इसमें बेटा डबल इलेक्ट्रॉन। अरे समझ आया? अब एक बाउंड्री लोकेट कर दे रहे हैं 90 to 95% प्रोबेबिलिटी का एक इनक्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इजंट इट? हाउ डू यू डिफाइन अ ऑर्बिटल? ऑर्बिटल कैसे बताते हो? The three-dimensional space around the nucleus where the finding an electron is maximum। तो यही है बेटा, इसमें 90 to 95% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो कि 1s का पार्ट है। गॉट इट? हाँ जी। अब बताइए 2s भी कैसा होगा? स्फेरिकल। अच्छा, स्फीयर और बड़ा करूं या छोटा करूं? तो हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखना, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है ना, उनके साइजेस भी बढ़ते जाते हैं। As the energy increases, the size increases. So 2s will be even larger than 1s. Are you getting my point? अच्छा, क्या 2s का इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर पेनिट्रेट करके नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकता है। और जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही हो, तो उनको मैं ये ग्राफ याद दिला दूं प्रोबेबिलिटी का। कुछ ध्यान है? ये 2s का प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है। आप देखो, ये एक बीच में नोड मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। का मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर भी वही इलेक्ट्रॉन दोनों जगहों पे भी प्रेजेंट। और गॉट इट? तो ये प्रोबेबिलिटी था। ये कौन सा था बेटा? 2s। क्या खत्म हो गया? नहीं सर, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए अभी हमारे पास? 3। क्या देख रहे हैं भाई हम लोग? नाइट्रोजन एटम देखने में कैसा होगा एज पर मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो हमारे पास है आज के डेट में? करेक्ट? तो हाँ, ये रही 2s की बात। अब इसके बाद 2p में कितने हैं? px, py एंड pz। तो अब बताओ, ऐसा आएगा। ये एक डंबल मैंने बना दिया, ये सेकंड डंबल मैंने बता दिया। अच्छा, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये x एक्सिस है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये कौन सा ऑर्बिटल है? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? z एक्सिस। z एक्सिस के ऑर्बिटल को कितने लोग कह रहे हो कि सर ऐसे कुछ करके आपको डॉट 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 दिखाना पड़ेगा? अच्छा, सभी में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं हमें? 1 ऑन ईच। 1 1 एंड, समझ पड़ रहा है सबको? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हमें डालने हैं, तो जाकर के नाउ दिस इज हाउ यू शुड पिक्चराइज व्हाट? नाइट्रोजन एटम। नाउ आई विल शो यू द बेनिफिट ऑफ दिस। इसका यूज क्या है वो मैं समझाता हूं। कितना बड़ा आप मिस्टेक या कितनी बड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लेके जाओगे सिर्फ इस एक पॉइंट से, वो मैं दिखाता हूं। एक बात बताओ बेटा, जल्दी से मुझे आंसर करो, अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है? गो अहेड। और मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कम ऑन, गो अहेड। अच्छा, पहला क्वेश्चन इसका हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें बॉन्ड एंगल बताओ, और तीसरा क्वेश्चन ये है ना, तीसरा क्वेश्चन ये है लोन पेयर, जल्दी करो, ऑफ नाइट्रोजन। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? नेम द ऑर्बिटल इन विच दैट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ये 3 क्वेश्चन है आपके साथ, डू इट फास्ट। बिल्कुल चिल्लाना नहीं है, अपना आंसर अपने कॉपी में लिखो, मैं पूछूंगा तो बताना है।
हाँ जी बच्चों, आगे आंसर 3 हो गए। कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया? हाथ उठाओ पहले। कितने लोगों का आंसर निकला हुआ है? हाथ उठाओ अच्छे से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। चलें स्टार्ट करें फिर। नाउ रेज योर हैंड जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख रखा है, हाथ उठाओ। हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख रखा है, ओके नाइस। कैसे मालूम sp3 है बेटा? ध्यान से सुनो। जब नाइट्रोजन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके पास एक लोन पेयर और 3 क्या है? साइड एटम है या फिर बॉन्ड पेयर। इज दैट क्लियर? तो साइड एटम हमारे पास 3 पड़े हुए हैं और एक लोन पेयर है। तो एक टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। क्या क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू कितने उसके पास सिग्मा, या फिर सिग्मा को हम साइड एटम से भी काउंट कर सकते हैं, और प्लस लोन पेयर। यही हमको देखना है। सिग्मा कितने है बेटा? 1 2 3, या एटम कितने हैं? साइड एटम 3, और ये कितना है? लोन पेयर 1। तो टोटल नंबर 4। ध्यान रखना टोटल नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अंडरस्टूड ना? तो 4 ऑर्बिटल, और स्टार्ट कहां से करते हैं हम? हमेशा एस से स्टार्ट करते हैं। तो एस से स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? एस, और इसके बाद पी के ऑर्बिटल आते हैं। बोलो भाई, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। रिक्वायरमेंट कितनी की है टोटल? 4 की। अगर मैं P3 कर दूं तो क्या पूरी हो जा रही है? हाँ जी सर, 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए। दिस इज हाउ बेसिकली। समझ आया? हाइब्रिडाइजेशन sp3। बॉन्ड एंगल कितने लोगों ने इसका नोट कर रखा है? हाथ उठाओ। जिन्होंने भी लिख रखा है एटलीस्ट हाथ तो उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ध्यान। हाँ मुस्कान बताना। हाँ यस यस, 107। अरे 109 कब होता है बेटा? जब बिल्कुल परफेक्ट टेट्राहाइड्रल हो। अरे नहीं, अरे जब CH4 का केस आ जाए तब ना बोलोगे बेटा कि 10। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है राधिका? बेसिकली अनसिमेट्रिकल रिपल्शन हो गया सर। यही है ना एक लाइन में आंसर, कि सर इसके 4 स्टेरिक नंबर में से एक तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके अलावा बाकी हाइड्रोजन एटम और इसके बीच का बॉन्ड पेयर है। नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसे तो नहीं है, इसलिए एंगल एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं मिथेन के अंदर, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है। यहाँ लोन पेयर के वजह से ऐसा था। अच्छा तो सर क्या लोन पेयर गायब कर देंगे तो एंगल परफेक्ट आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा। कैसे गायब करें इसके लोन पेयर को? अरे H+ को दे दो और ये क्या बन जाएगा? अब NH4+ में कोई पूछे बॉन्ड एंगल तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 109 डिग्री 28। समझ पड़ रहा है ना सबको? क्लैरिटी आ रहा है पूरा? चलो ग्रेट। तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 107 के नियर अबाउट, एग्जैक्ट 109 नहीं होता है। नाउ टेल मी द ऑर्बिटल इन विच द लोन पेयर इज प्रेजेंट। हाथ उठाओ बस जो आंसर करना चाहता है। रेज योर हैंड। ऑर्बिटल इन विच द s ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। रेज योर हैंड। ये आना चाहिए आंसर बेटा, ये बिल्कुल। यस मनस्वी टेल मी। 2s ऑर्बिटल। ओके नाउ रेज योर हैंड दोज हु अग्री विथ मनस्वी। जो बोल रहे हैं कि 2s ऑर्बिटल अग्री करते हो? ठीक है चलो। हाँ यू ऑल्सो अग्री? ओके। अब जो डिसएग्री करते हैं और अपना आंसर बताना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। हाँ बोलो। 1s में प्रेजेंट है। अच्छा ओके। कोई अलग आंसर? कोई और नहीं? अरे कुछ नए हाथ उठो यार। हाँ बोलो। sp3 इज द राइट आंसर यार, कम ऑन। sp3 इज द राइट आंसर। अरे एक बात बताओ, स्टेरिक नंबर से जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ये होता क्या है रियलिटी में? कि सर नाइट्रोजन का अपना 2s और नाइट्रोजन के अपने p ऑर्बिटल px py एंड pz आपस में मिक्स कर गए हैं और इनकी जगह पे नए ऑर्बिटल आ गए हैं। कौन से ऑर्बिटल? जिनका नाम क्या है? sp3। अरे यही होता है ना हाइब्रिडाइजेशन, इसी को तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस hybrid orbital, equal number of hybrid orbital having exactly। तो यही तो बन रहा है ना बेटा। तो अब बताओ इन स्टेरिक नंबर का जो मैंने यूज किया है, इनका जो यूज किया है, उनमें क्या मैंने लोन पेयर को काउंट किया था? जी हाँ।
तो एक ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर खुद रहता है। समझ आया? तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन 1s, 2s में तो कोई चांस नहीं है। और करेक्ट आंसर क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कुछ समझ पड़ रहा है मैं क्यों बोल रहा था क्लास 11th का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। पूरा दिमाग खोल के रख देता है ये टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ के आए हो तो। और अगर भूल गया है तो उसको रिवाइज कर लो क्योंकि इसके यूजेस हैं हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने ये पूरा इतना स्टोरी इसलिए सुनाया था तुम्हें ताकि अब तुम एक क्वेश्चन का मेरे आंसर कर सको जब मैं पूछने जा रहा हूं। इमेजिन देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस। क्या इमेजिन करना है? नहीं कोई हाइब्रिडाइजेशन है। किसमें? अमोनिया में। तो बताओ NH और H के बीच में ये एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी द एंगल इमेजिनिंग नो हाइब्रिडाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन अमोनिया? गो अहेड गाइस। बिल्कुल आ जाए आंसर तो हाथ उठाना है, पहले से आंसर करना नहीं है वरना बाकी बच्चे बायस्ड हो जाते हैं। हाँ जी, जिनके भी आंसर आ गए हो ऑनलाइन बच्चे अपना व्हाट्सएप कर सकते हो या डायरेक्टली आप जूम पे ही टेक्स्ट कर दो। करेक्ट। और बाकी जिनका भी आ गया वो हाथ उठाओ, मैं बताता हूँ आपको। दिस योर हैंड। क्वेश्चन क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इमेजिन करो हाइब्रिडाइजेशन जैसा कोई चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो बताओ बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? किसका बॉन्ड एंगल? HNH का। क्या इसका ये मतलब है कि मैं मॉडर्न थियरी ध्यान नहीं रख रहा हूं? बिल्कुल रख रहा हूं। मॉडर्न थियरी मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसको ध्यान रख करके ही बताना है ना? चलो भाई कर लिया हो तो हाथ उठाओ। हाँ जी बच्चों कर लिया? चलो अरे हाथ उठाओ यार, पार्टिसिपेट करो। तुम लोग ऐसे कैसे बैठ गए हो? तुम लोग जल्दी पार्टिसिपेट करो। शौर्य, लंबी छुट्टियां मनाने वाले लोग। चलो हाँ बताओ, हाथ उठाओ। पूछूं मैं? यस, यू वुड लाइक टू आंसर? नो? मनस्वी? यस। 90 कितने लोग बोलना चाह रहे हो? हाथ उठाओ तो। 90 डिग्री। कंफ्यूजन में थे, अभी याद आ गया उसका आंसर सुनते ही। हाँ यही हुआ ना, क्योंकि पहले तो कॉन्फिडेंस से हाथ नहीं उठ रहा था। द करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। अब देखो इसको समझाते हैं कि ये हुआ कैसे, ये जादू कैसे हो गया। अभी भी कितने लोग क्रैक कर पाए कोड की कैसे हो गया 90 डिग्री? हाँ तो आप समझ लो। पहले वीबीटी का एक बारी क्विकली हम लोग स्टेटमेंट रिकॉल कर लेते हैं, अभी आपको आ जाएगा, 1 सेकंड में आएगा यार, कैसे नहीं आएगा ये टॉपिक। बताओ वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे? मैं रिपीट करता हूं, आप अपने दिमाग में सेटल कर लो ये पॉइंट। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म
by the overlap of the orbitals having unpaired electron. कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, फिर से बोलो. A covalent bond is formed by overlap of the orbitals. कौन से ऑर्बिटल, having unpaired electron. तो पर्पस ऑफ बॉन्डिंग क्या है, टू पेयर इट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इतना सिंपल सा थियरी है यार बीबीटी. अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के केस में, अमोनिया में दो तरह के एटम मिले, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन. नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1s2 2s2 2p. बेटा यही है ना, कहाँ है अनपेयर्ड, px में है सर, py में है, pz में. यही तो दिखाया है 1 1 1. बोलो. अच्छा, px और py के बीच में एंगल कितना है, y एंड z के बीच में एंगल कितना है. अब ध्यान दो, हाइड्रोजन के पास 1s1 कैसा है, ये स्फेरिकल. यहां न्यूक्लियस बना दिया और यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब बताओ, मैंने रूल क्या बताया है, कैसे बॉन्ड बनता है. जो आप ऐसे नॉर्मली दिखा देते हो, ये रियल केस में कैसे बन रहा है. हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन अपना px py और pz जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनका ओवरलैप कराएंगे. तो बताओ, हाइड्रोजन जब भी आएगा ऐसे सामने, किधर से करेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग. तो बेटा ये रहा बॉन्ड बन गया. जिसको आप ऐसे दिखाते हो वो रियलिटी में ऐसे है, जिसको आप देखते भी नहीं हो कभी. फिर यहां पे और यहां पे ये n का मतलब न्यूक्लियस, प्लस प्लस लिख देता हूं मैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस, ये न्यूक्लियस. अब बताओ बेटा, ये हो गया. इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और तीसरा हाइड्रोजन ऐसे. लोन पेयर इसका कहां प्रेजेंट है, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, 2s में. अच्छा, लोन पेयर क्यों नहीं हम अंदर वाला, क्योंकि भाई लोन पेयर बाय डेफिनेशन ही, लोन पेयर इज द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल. यही होता है ना, वैलेंस सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं. तो ये अनशेयर्ड है, बॉन्ड में नहीं बना है, लेकिन वैलेंस सेल का, इसको नहीं बोलते लोन पेयर, क्योंकि ये इनर सेल का है. नहीं तो ऐसे पता चला सभी काउंट करना स्टार्ट कर दें, है ना. तो चलो भाई, अब एंगल क्लियरली दिख रहा है सबको, कितना बन गया, 90 डिग्री. क्या ये लोन पेयर कहीं कोई ट्रबल करेगा, नहीं सर, ये तो स्फीयर में है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो कोई स्पेसिफिक रिपल्शन नहीं, सिमेट्रिकल रिपल्शन ये करने वाला है. अब समझ आ गया सबको. तो ये है तरीका. इस क्वेश्चन का आप आंसर ही कभी जन्म में नहीं कर सकते हो जब तक कि आप एटम को देखते नहीं हो इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा था. क्या कभी कर पाओगे. इमेजिन करो आपको एटम का ये पिक्चर ही नहीं मालूम है, एटम को अभी आप ऐसे ऐसे ही देखते हो, मुझे समझाओ कैसे आप 90 डिग्री एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, और बॉन्ड कैसे बनाओगे, मुझे वही समझाओ. वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या सीख के हम लोगों ने एक साल में अपने दिमाग में रखा है, वो मुझे समझाओ. हो पाएगा कुछ नहीं. तो ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बेटा मुझे नहीं मालूम आप कैसे कैसे दिमाग में चीजों को रिटेन किए हो, कैसे नहीं. मेरा काम था डे 1 में ही आपको क्लैरिटी देना कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आने चाहिए. आपको नहीं आता है, नोट्स है, भूल गया है, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो, याद हो जाए. नहीं, अगर आपके पास नोट्स है या चाहे किसी रीजन से आपको वैसी टीचिंग नहीं मिली है, तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसको देख करके आपको. ठीक है, क्लियर. अब आगे बढ़े. तो चलो भाई, असेसमेंट हो गया जनरल, जितना मुझे करना था. अब मैं आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं. कौन सा टॉपिक है, सॉलिड स्टेट. तो आप सभी एकदम नोटबुक ओपन करके ब्रांड न्यू हेडिंग बस डाल के और नोटबुक बंद कर दो. हेडिंग क्या डालना है, सॉलिड स्टेट. हेडिंग डालिए सबने, सॉलिड स्टेट. देखो ये मत सोचना मुझे स्पेलिंग नहीं आता है. सॉलिड स्टेट. ओके, तो अब नोटबुक बंद कर लिए. रफ पेजेस मुझे लेकिन फिर भी चाहिए होंगे, क्योंकि तुम्हारी कुछ आंसर तो मुझे चाहिए, बस आपको लिखना कुछ नहीं है. आज लिखने वाला काम हम कल से, मतलब अगली क्लास से शुरू करेंगे. ठीक है,
तो चलो वापस चलते हैं क्लास 9th में, जो लॉकडाउन में आपने निकाले हैं है ना। और उसमें एक टॉपिक था मेंसुरेशन, याद है? ध्यान है कुछ? चलो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और फिर हम लोग सॉलिड स्टेट में देखेंगे उनका यूजेस क्या है। ठीक, बोलो भाई। अरे ओके हो ना सब लोग? चलो फटाफट मुझे बताओ, अगर ये सर्कल है, ध्यान से सुनो, रेडियस आर है, तो इसका एरिया बताओ। क्या बात है यार, तुमने बहुत तेज हो। इसका सरकमफेरेंस बताओ। 2 पाई, सब मालूम है क्या? अगर ये स्फीयर हो जाए तो सरफेस एरिया बताओ। 4, सबको मालूम है ना? नहीं मालूम है तो नोट कर लेना बच्चों, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, कई बार होता है 9th-10th में हमको आवारागर्दी करने में बहुत मजा आता है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते। इट इज क्वाइट प्रैक्टिकल, बट अभी ये लिख लेना अगर नहीं ध्यान हो तो। ठीक है, दिस इज सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। एंड देन बेटा वॉल्यूम पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये ध्यान है? चलो अच्छा, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं एक और ज्योमेट्री की। हाँ जी, ये क्यूब ही है, मेरे से थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया है, क्यूब है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हैविंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑल आर इक्वल। तो इसको मैं बोलूंगा, इसका एज लेंथ कितना है बेटा? ए। सबको मालूम है, ये इजी है। फटाफट बताओ मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब। मालूम है? कैसे निकालते हैं भाई? एरिया ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर यूनिफॉर्म हो तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हमेशा ये सिंगल सा फंडा है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, प्रोवाइडेड ज्योमेट्री इज यूनिफॉर्म। समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? नहीं, ऐसे पता चला ज्योमेट्री है, ये क्या है? कोन। और आप बोलो एरिया ऑफ बेस इज 4 आर, अगर ये है तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, और हाइट h है तो इसका वॉल्यूम होगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? डिवाइडेड बाई 3। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप ऐसा कर दे रहे हो सर, ये क्या हो गया भैया? हाँ, दिस इज सिलेंडर। ये सिलेंडर का क्या आएगा? अब ये आ जाएगा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? मजा आ गया। ची माई बैड। दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। डिड यू अंडरस्टैंड? है ना? अब आप देख रहे हो, ऐसे बना के पता चल रहा है कि ये 1/3 ही होगा, लेकिन होता है ऐसे लग रहा है जैसे कि 50% से ज्यादा तो यही हो गया, बट दिस इज जस्ट 1/3। आप सोचो, किनारे किनारे से इतना बड़ा सा स्पेस छूट गया है, राइट? इसलिए 1/3 होता है। ये कोन के बारे में हो गया। क्यूब के बारे में वॉल्यूम आपने कर लिया, एक क्यूब। अच्छा जी, मुझे बताइए एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? सबको दिख रहा है? 6। कहाँ है यार? एक तो पीछे दिख रहा होगा ना, ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, आगे एंड पीछे, टोटल मिला के 6 फेसेस हैं। फाइन, 6 फेसेस। कितने फेस सेंटर हुए फिर? कितने फेस सेंटर हुए भाई? अरे बताओ, ये सब का अभी जब पढ़ाने लगूंगा ना, अभी सॉलिड स्टेट, यही सब पॉइंट्स आएंगे, इसलिए एकदम क्लियर होकर के आंसर करो। बताओ भाई, कितने फेस सेंटर? 6 फेस सेंटर सर। अरे फेस सेंटर का मतलब ये फेस है, ये इसका सेंटर है। 6 फेस सेंटर, जितने फेस उतने फेस सेंटर, है ना? अच्छा बच्चों, कितने एजेस होंगे? बोलो कितने, सोच के, अभी से गड़बड़ाने लग गए तुम लोग। कितने एज हैं इस पे? एज मतलब समझते हो? ये लंबाई वाली जो चीजें, कोने कोने की जो चीजें मिल रही हैं। अरे यार, ये एज है, ये भी एज है, ये एज है और ये एज है। कितने एज हो गए? 4 ऊपर, 4 नीचे, और ये साइड में जो डंडे लगे हुए हैं ये भी तो है। कितने हो गए? 12। 4 4 8 4 12। देखो अभी से तुम लोग घूमने लग गए। 12। अब बताओ, इसमें केमिस्ट्री का हाइब्रिडेशन यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? तो ऐसा ही ये टॉपिक सॉलिड स्टेट बिल्कुल एक्सक्लूसिवली अलग सा टॉपिक है, इसको मैंने डेलिबरेटली चूज किया है। फर्स्ट चैप्टर इसको डेलिबरेटली चूज किया है ताकि तब तक आपके पास जो भी 2 वीक का टाइम मिल रहा है उसमें आप ये जो मैंने टॉपिक बोले हैं साथ के साथ आप कर लो, क्योंकि घर जाके बहुत कुछ काम करने के लिए इसमें नहीं मिलेगा। ये तो क्लास में अगर अच्छे से फोकस होकर के बैठे हो ना, तुम्हारा टॉपिक A to Z अभी से लेकर के दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सॉलिड स्टेट अगर आ रहा है तो आप क्लासरूम के ही लेक्चर से सब कुछ कर पाओगे, लेकिन फोकस होकर यहाँ बैठना पड़ेगा ना। अभी आज 12 एजेस हो रहा है,
घर जाते जाते वो 8 एजेस ना हो जाए, बस इतना होना चाहिए। ठीक, 12 एजेस क्लियर है। कॉर्नर कितने हैं भाई? 8 कॉर्नर। हाँ जी, 8 कॉर्नर हो गए। कितने इसके बॉडी सेंटर होंगे? ये क्या मजाक है सर? बॉडी एक ही है तो बॉडी का सेंटर भी एक ही होगा। 1 बॉडी सेंटर। अच्छा बच्चों, कितने इसके फेस डायगोनल होंगे? फेस डायगोनल। तो देखो, लक्ष्य ने सोच के बोला कि भाई एक फेस पे तो एक ही डायगोनल हो सकता है। समझ आ रहा ना बात? अरे एक फेस है बेटा, तो एक पे तो 2 डायगोनल होंगे ना। तो कितने फेसेस थे टोटल? 6, तो उतना इंटू 2। समझ आ गया है ना? अच्छा, कितने बॉडी डायगोनल होंगे? सोच के बताओ। अच्छा, बॉडी डायगोनल समझते हो? अरे बॉडी डायगोनल का मतलब ये किनारा पकड़िए सर, और फिर नीचे आके ये अपोजिट वाला किनारा पकड़ के ऐसे कर लीजिए, ये है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पासेस थ्रू कॉर्नर, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन जो बनती है वही है बॉडी डायगोनल। कितने बॉडी डायगोनल दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों? बोलिए। 4 दिख रहे हैं क्या आपको? 2 तो नहीं दिख रहे ना? ये देखो, एक हो गया, एक ऐसे यहां से स्टार्ट होगा, एक इधर से स्टार्ट होगा और एक इधर से स्टार्ट होगा। कितने हो गए टोटल? 4 बॉडी डायगोनल, है ना? अब देखो ये क्यों बता रहा हूं। सॉलिड स्टेट में एक ज्योमेट्री होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। नाम देखो ध्यान से, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब ओवरऑल वो क्यूबिक जैसा है और उसमें एटम्स का जो पोजीशन है फेस के सेंटर्स पे है, एंड बाय डिफॉल्ट कॉर्नर पे होता ही है। फेस सेंटर क्यूबिक। उसमें एक वॉइड क्रिएट होता है जिसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या नाम है? नाम तो सुना ही सबने टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल वॉइड। और वो वॉइड एक डायगोनल पे एक इधर होता है, एक इधर होता है। तो 1 बॉडी डायगोनल हैव 2 टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC ज्योमेट्री। तो ऐसे कभी आ जाए, बताओ कि अगर कोई एक X, Y एंड Z मिल करके एक कंपाउंड बना रहे हैं और उसके क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है कि Z 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाय Z। तो मैं आपसे पूछूंगी बेटा बताओ Z पर क्यूब कितने Z हैं, नंबर बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सर एक बॉडी डायगोनल पे मुझे मालूम तो कितने हैं, तो मैंने बताया पर बॉडी डायगोनल है 2। अरे बोलो टेट्राहेड्रल। तो यहां डबल है, तो कितने बॉडी डायगोनल थे? 4। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए? 8। उसका 50% में ही क्या प्रेजेंट है? Z। तो यानी हाँ जी, Z 4 हो गया। तो बाकी X Y चलो अलग जगह पे, मैंने बताया Z। तो ऐसे फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन आते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे वो सिखाऊंगा, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्यों जरूरी है, इसलिए इसमें क्लैरिटी होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा बच्चों, अब आते हैं एक टॉपिक जिसको बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट, ध्यान से देखो। अल्टरनेट कॉर्नर कितने हैं एक क्यूब में? एक सिंगल क्यूब में अल्टरनेट कॉर्नर कितने हैं? एंड अगर वो है भी तो आप उसको लोकेट भी करो। आप अल्टरनेट से क्या समझते हो उसको ट्राई करो, रफ पेपर में ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूं। अल्टरनेट कॉर्नर इन द क्यूब, ट्राई टू लोकेट देम। अरे पॉइंट बना बना के दिखा दो यार, क्यूब बना के। देखो इसमें कोई गलती नहीं करता है, नंबर तो सही आएगा। आप 4 ही बोलने वाले हो। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के हुआ, तो सीधा हिसाब लगा दें तो भी समझ में आता है कि यार एक छोड़ दो। अब लेकिन अभी आप अगले क्वेश्चन में गलत करोगे, इसलिए मैं लोकेट करने के लिए बोल रहा हूँ। लोकेशन में 2 अलग अलग टाइप के लोकेशन आप बता सकते हो। देखो दिखाऊं? देखो अगर मान लो आपने ये कर दिया, ध्यान से सुनो, मान लो आपने ये कर दिया नंबर 1, तो आप यहां पे और यहां पे नहीं लिख सकते और यहां पे भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट है, अगल बगल है ना। अरे अगल बगल जो ना हो उसको अल्टरनेट बोल सकते हैं ना बेटा। तो ये देखो, ये यहां नहीं दिखाओगे, यहां नहीं दिखाओ, कहां दिखाऊं फिर? यहां देखो, सभी यहां बोल रहे हैं। फिर इधर अगर हो गया तो इधर नहीं दिखा सकता, इधर नहीं दिखा सकता, इधर नहीं दिखा सकता, फिर कहां दिखाऊं? इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, टॉप पे नहीं हो सकता। ये है अल्टरनेट
कॉर्नर के लोकेशंस। बताओ इसमें मिस्टेक होने के चांसेस थे? यहां तो पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए तभी आप लोकेट कर पाओगे। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? जो एडजेसेंट ना हो उनको छोड़ करके, एक के बाद एक, ठीक है ना? बोलो। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं? हाउ मेनी अल्टरनेट फेसेस आर देयर? अल्टरनेट फेसेस, alternate faces. Come on everybody, participate in the discussion. How many alternate faces are there? हाँ जी बोलिए बेटा, कितने हैं? बोल दो भाई, 2 ही दिख रहे हैं सबको? हाँ, अब तो चलो मार्क करते हैं। एक काम करते हैं, ये हम एक पेज पकड़ ले रहे हैं, ठीक है? तो बताओ, ये ऊपर वाले से बिल्कुल सटा हुआ फेस ये किनारे वाला भी है। अरे देखो ना, ये ऐसे है, ये ऐसे, ऐसे इधर वाला भी बिल्कुल सटा हुआ है, इधर सामने वाला भी बिल्कुल सटा हुआ है, इसके पीछे वाला भी बिल्कुल टच में है। एडजेसेंट है ना? तो कौन एडजेसेंट नहीं है? हाँ जी, इसलिए अल्टरनेट फेसेस कितने हैं? हाँ जी 2। और जो हिसाब लगाते थे ऐसे नॉर्मली देख के 6 टोटल है फेसेस, तो अल्टरनेट करना है तो 3 होंगे, वो गलत हो जाएगा ना, इसलिए वो लॉजिक काम नहीं करता है, इसलिए समझ के करना है। अल्टरनेट कॉर्नर्स कितने हैं? 4, और वो लोकेशन जरूरी है। ऐसे ही अल्टरनेट फेसेस कितने हैं बेटा? 2 ही हैं बस, ठीक है? पैरेलल फेसेस आर अल्टरनेट फेसेस, ये और इसके सामने वाला। यहां तक क्लियर है सबको? चलो भाई फटाफट मुझे आंसर करो। अगर एज लेंथ ए है तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल हाँ जी फेस बोला है, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, बोलो बेटा। √2 है, सिंपल है। अरे ये ए और ये पाइथागोरस भी लगा दो, सही बोल रहा हूँ क्या? a√2। अच्छा, लेंथ ऑफ कितना आएगा? करो, a√3 आएगा या √3 है, जो भी बोल लो यार। ये कैसे है, कोई समझा सकता है? वही पाइथागोरस आ गया, 2 बार लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, एक बारी आप इसका लेंथ चाहिए ना आपको, तो एक बारी पहले ये निकाल लो, और ये लेंथ तो हमें मालूम है, ये लेंथ कितना है a, और ये लेंथ कितना था a√2, और इनके बीच में एंगल कितना है? दिख नहीं रहा होगा आपको 90, बट 90 है। ये देखो, ये एक एज है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे उसके और इसके बीच में 90 डिग्री ही बनेगा ना बेटा? अरे बोलो यार, लाओ दो ये नोटबुक दो। दिस इज लाइक, ये है बिल्कुल। अगर मैं ये एज ले लूं, ये एज किनारे वाला, और ये पूरा इसके ऊपर का टॉप प्लेन है, इस प्लेन में बेटा मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, इस प्लेन में चाहे मैं, देखो ये नीचे गिर जा रहा है, ये मैं ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे ड्रॉ करूं या इधर करूं, कहीं से भी करूं, बताओ इस लाइन के तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा ना दूसरी वाली लाइन, तो 90 डिग्री का ही एंगल बनने वाला है, ठीक है? अगर ये 90 डिग्री बनने वाला है तो ये 90 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप जानते हो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये 2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर मिलके 3a स्क्वायर, एंड रूट ले लोगे तो a√3। ये सारे डायमेंशंस क्लियर हैं सबको? बोलो। चलो ठीक है भाई, अब इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं कुछ और पॉइंट्स भी पूछना चाह रहा हूँ। बताइए, अगर ये पूरा लेंथ इतना है तो यहाँ से बॉडी के सेंटर का लेंथ कितना होगा? कम ऑन, ये लेंथ कितना होगा? हाँ जी, a√3 का हाफ सर, यही ना? बोलो। अगर मैं पूछ दूं कि बेटा यहाँ कहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, बिल्कुल यहाँ बीचों बीच इनके भी, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा कॉर्नर से? a√3 बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि बाई 2 था, उसका भी हाफ मैंने कर दिया। शौर्य आ रहा है समझ में? हाँ,
तो ऐसे करके हमें लेंस वगैरह देखने हैं, ठीक है। तो क्यूब के बारे में क्लैरिटी, स्फीयर के बारे में सारी क्लैरिटी हो गई। अब आ जाओ देखते हैं सॉलिड स्टेट में एक्चुअली पढ़ना क्या है ना। चलो फिर मैं आपको ना कुछ डायग्राम दिखाऊंगा 3D के, ताकि जो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो उसको देख के समझ लो। हालांकि अगर पहले कर लोगे तो अच्छी बात है, दिमाग में पहले ही पिक्चराइज हो जाए, वो तो एक सपोर्ट के लिए है कि अगर आपको उसके बाद भी नहीं आया तो वो भी देख लो। तो बच्चों जैसा नाम से ही क्लियर है, सॉलिड स्टेट, आपको मालूम है मटेरियल के 3 अलग अलग स्टेट्स हैं ना। मैं एकदम बियॉन्ड वो तीनों स्टेट के बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, प्लाज्मा स्टेट और भी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कस करता हूं। सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, एंड तीनों में डिफरेंस सबको मालूम है कि भाई गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ना तो कोई वॉल्यूम होता है। भाई इतने पूरे कमरे की गैस को आप एक छोटे से 1 लीटर के कंटेनर में भी कंप्रेस करके, तो ये 1 लीटर का गैस और इस पूरे कमरे का गैस दोनों बराबर हो सकते हैं मास वाइज। ये सुनो, बोलो भाई। इसलिए बोलते हैं गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। उसके बाद क्या होता है बेटा, लिक्विड। लिक्विड का अपना कोई फिक्स शेप नहीं होता है, उनको ग्लास में डाल दो तो ग्लास जैसा दिखने लग जाएंगे, उनको बड़े कंटेनर में डाल दो तो बकेट जैसा दिखने लग जाएंगे, अगर बकेट के अंदर डाल दिया है तो ना, कोन में ऐसे करके रख लो तो वैसा दिखने लग जाएंगे, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। भाई 1 लीटर का है तो चाहे आप बकेट में डालो चाहे किसी कंटेनर में डालो, वो 1 लीटर का 1 ही लीटर रहेगा, 10 लीटर नहीं बन जाएगा। गैस में लेकिन ये चीज नहीं थी, गैस जिस कंटेनर में डालोगे उस पूरे कंटेनर में फैल जाती है, यही होता है ना। तो लिक्विड्स आर नॉट दैट मच कंप्रेसिबल, बहुत माइन्यूट कंप्रेशन होता है, क्लियर है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉलिड, जिसके बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं, सॉलिड का ज्योमेट्री भी फिक्स, ज्योमेट्री शेप सब कुछ फिक्स, और वॉल्यूम भी। पार्टिकल लेवल पे अगर मैं बात करूं इनमें क्या डिफरेंसेस है भाई, तो नेचुरली गैस बहुत दूर दूर उसके मॉलिक्यूल्स रह रहे हैं, बहुत दूर। अगर मॉलिक्यूल का साइज है तो उससे पता चला 1000 गुना 2000 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, इतने दूर दूर गैसेस पार्टिकल्स रहते हैं, तभी तो इनको जब कंप्रेस करो तो नजदीक भी आ जाते हैं। लिक्विड में बहुत माइन्यूट गैप होता है उनके बीच में, तभी थोड़ा बहुत कंप्रेसिबिलिटी होती है उनकी। सॉलिड में बिल्कुल चिपक चिपक के रहते हैं। कहने का मतलब इतना है कि बच्चों इनमें एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन नहीं कर सकता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ परमानेंटली फिक्स्ड है। हाँ, ऑक्सीलेट कर सकते हैं, मीन पोजीशन के अबाउट थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, बट ये कह दो कि यहाँ पॉइंट ए है, ये बी है और ये घूम करके यहाँ पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल सॉलिड्स के केस में नहीं है। लिक्विड में है, यहां से ये घूम करके यहाँ आ सकता है। लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, इतनी फ्रीडम रहती है, तभी तो उनका शेप बदलता है ना। अगर वो फ्रीडम बंद कर दो तो जैसा वैसे ही दिखेगा। इसलिए सॉलिड को चाहे आप यहां उठा के देखो, नीचे रख दो, कहीं रख दो, वो जो ज्योमेट्री है वही, क्योंकि उनके पार्टिकल एक दूसरे के अराउंड स्केड। ये हमारा रिजिड बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं अब केमिस्ट्री में भाई इसमें क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में देखो, अब ये सॉलिड हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। बताओ भाई, कोई कॉमन सेंस लगा बताओ, उसके पैटर्न के हिसाब से उसको क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, 2 तरह के सॉलिड में हम डिवाइड करते हैं। क्या डिफरेंस है भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड है सर जिनमें ना रेगुलरिटी है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज है, ऐसा कुछ भी इरेगुलर टाइप में नहीं है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे ए था और एक पैटर्न हमें मिल रहा है कि बी इसके नेक्स्ट में है, फिर इसके नेक्स्ट में ए है, तो ये पैटर्न ऐसा ही मिलता जाएगा। और इसी तरह का ये 3 डायमेंशनल है, तो मैं तो सिर्फ आपको एक लाइन के लॉन्ग दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट आई मीन बाई क्रिस्टलाइन सॉलिड।
अंडरस्टूड ना? एक ऐसा सॉलिड जिसमें ए बी दोनों प्रेजेंट है, मतलब फॉर्मूला उसका ए बी है, बोलो। ऐसे सॉलिड मैंने बना दिया। अच्छा, इनके साइजेस छोटे बड़े हो सकते हैं, उसमें फर्क नहीं है, तो बस मैं आपको एक रेफरेंस के लिए डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ ए है, तो आपको दिख रहा है ना क्लियर पैटर्न है। वहीं एक बगल में मैं ए और बी से मिलकर के एक सॉलिड बनाता हूं जिनमें आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। ए है, इधर बी है, इधर फिर से बी है, इधर रैंडमली ए आ गया, इधर फिर बी आ गया, इधर ए, फिर इधर ए, किसी भी डायरेक्शन में इसमें कोई पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। या हो सकता है बहुत छोटे रेंज में वहां पैटर्न कुछ मिल जाए, बट ऑन अ लार्ज स्केल जब आप बात करोगे तो रेगुलरिटी नहीं मिलती है। ऐसे सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं या फिर अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। समझ में आ गया? क्रिस्टलाइन वर्सेस अमॉर्फस सॉलिड, क्लियर है? अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है? कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का चाहे जितना मर्जी छोटा टुकड़ा लेकर के देखोगे, उसके हर टुकड़े का जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी? उसका पैकिंग फ्रैक्शन, उसकी डेंसिटी, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितनी है, सब कुछ किसी भी टुकड़े का, रैंडम टुकड़ों का अगर आप छोटे छोटे पीसेस काट काट के निकालोगे तो ये सारी बल्क प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी किसी भी दो टुकड़ों का। जबकि यहां पे हो सकता है आपने ऐसा टुकड़ा चूज किया जिसमें बी के नंबर ज्यादा हैं, तो उसके अंदर डोमिनेटिंग कैरेक्टर बी के होंगे। कोई दूसरा टुकड़ा चूज कर लिया जहां पे ए के नंबर ज्यादा हैं, तो वहां डोमिनेटिंग कैरेक्टर ए का हो जाएगा। इसमें यूनिफॉर्मिटी होगी इन ऑल द पीसेस, यहां नहीं होने वाली। वहां सबका पैकिंग फ्रैक्शन एक होगा, यहां अलग अलग हो सकता है। इंटरेस्टिंगली इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब कि अगर मैंने बोल दिया इस ए बी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो 999 डिग्री सेल्सियस पे भी ये पूरा सॉलिड ही दिखेगा, और एकदम से 1000 आते ही एकदम से पूरा लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पूरे पोर्शन में कोई भी सॉलिड नहीं बचा होगा। इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। समझ आ रहा है बात मैं क्या बोल रहा हूं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एकदम फिक्स किसी एक पॉइंट पे एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ऑन द अदर हैंड क्रिस्टलाइन का रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का। इसने पिघलना शुरू किया 900 से और 1000 तक जाते जाते ये पिघल ही रहा है अभी। 1000 के बियॉन्ड मतलब 900 के ऊपर थोड़ा पोर्शन लिक्विड बन गया है, बाकी सॉलिड है, और किए तो और थोड़ा बन गया, करते 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 यहाँ। अंडरस्टूड? तो इनमें रेगुलरिटी है, इरेगुलर वर्सेस यूनिफॉर्म, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब यूनिफॉर्म होंगे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखना, उसको बोलते हैं दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। अब ये हवा नहीं लगा होगा क्या मैंने बोल दिया? तो बेसिकली बेटा आइसोट्रोपी का देखो नाम का मतलब क्या है? बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाए उसको बोलते हैं आइसोट्रोपी। तो जब आप एमॉर्फस में देखते हो बेटा, किसी एक डायरेक्शन में अगर आप चले जाओ फॉर अ लॉन्ग, बल्क की बात मैं कर रहा हूं, तो रिलेटिवली आपको यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी। एक लाइन के लॉन्ग बहुत दूर तक चले जाओ तो यूनिफॉर्मिटी मिलने की चांसेस है। कहने का मतलब ए एंड बी के रेशियोज नियरली एक जैसे ही होंगे। यहां पे अगर आप लाइन चेंज कर दो पूरी कहानी बदल जाएगी। इस लाइन के लॉन्ग देखो तो सिर्फ ए ही मिल रहा है, दिख रहा है? इस लाइन के लॉन्ग अगर लाइट इस साइड से जा रही है तो वो सिर्फ ए से इनकाउंटर हो रही है। लाइट अगर इस साइड से जाए तो ए एंड बी दोनों से हो रहा है। जबकि यहां पे किसी भी, क्योंकि ये इरेगुलर है तो इस लाइन के लॉन्ग भी ए भी मिल गया, इधर से जा रहा होगा तो भी बीच में इरेगुलरिटी की वजह से बी मिल गया। आ रहा है क्या समझ में? इधर से भी जा रहे होगे तो बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस में इनके पर्टिकुलर केस में जब हम किसकी बात करते हैं, एमॉर्फस की, तो ऐसे केस में यहां पे आपको सिमेट्री मिल जाएगी। इसलिए ऐसे सॉलिड को क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक। कौन से सॉलिड? एमॉर्फस। और कौन से वाले? इनको आइसोट्रोपिक। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक इन नेचर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ,
चलो ग्रेट। तो ये मैं सॉलिड्स का आपको क्लासिफिकेशन बता रहा था। तो अब हमें पढ़ना कौन सा होगा? नेचुरली जो रैंडम हो उसके बारे में क्या पढ़ाई करेंगे भाई? जो क्रिस्टलाइन है उसी के बारे में तो हम पढ़ाई करेंगे ना, कि ये सिस्टमैटिक है, हम अप्रोच लेकर के बता सकते हैं। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दुनिया में कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं, उनकी कितने तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, ये स्टडी की गई हैं, समझ रहे हो ना? इनके बारे में पूरा हमें स्टडी करना है। खैर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मैंने एक पैटर्न बताया। एक और तरीका होता है सॉलिड को क्लासिफाई करने का, वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बिहाफ पे। कैसा बॉन्ड बना है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उनको सॉलिड बनाने के लिए, कौन सा फोर्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड बनाने के लिए, वो भी एक। तो कितने तरह के सॉलिड हो सकते हैं, तो आप दिमाग में लेके आओ, बॉन्डिंग के हिसाब से क्या क्या बॉन्ड बनते हैं उसके हिसाब से करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड लिखना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनो, कल मैं पूछूंगा और साथ में नोट्स लिखवा दूंगा। बेस्ड ऑन बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्ड, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड। कितने तरह के होते हैं भाई? तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला, सबसे आसान, आयोनिक, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड नाम से क्लियर है, ऐसे सॉलिड जिनमें बॉन्डिंग कैसा हो, उसका नेचर क्या हो, आयनिक। कितने, सबसे ज्यादा एग्जांपल तो तुम लोग इसके बता सकते हो, NH, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ले लो भाई कोई भी, एक कैटायन और एक एनायन से मिलकर के बनी हुई चीज है ना, सब बता सकते हो ना आयनिक सॉलिड में एग्जांपल। NaCl सॉलिड, करेक्ट, बोलो। एल्यूमिनियम फ्लोराइड, AlF3 सॉलिड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सॉलिड, एंड डॉट डॉट डॉट, विच इज मेड अप ऑफ आयंस। ऐसा सॉलिड जो आयन प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन से बना, जिसमें बॉन्डिंग कैसा नेचर है उसका, आयनिक बॉन्ड का, ये है आयनिक सॉलिड। ओके, इंटरेस्टिंगली पता है आयनिक सॉलिड इस चैप्टर में हम सबसे आखिरी में पढ़ रहे होंगे ना, ठीक है। ये तो एक टाइप हो गया। दूसरा, अब आपके दिमाग में आएगा, अच्छा सर आपने आयनिक बोल दिया, तब तो हम कोवेलेंट भी बोल देंगे, बोलो ना, कोवेलेंट बोलोगे। तो कोवेलेंट यहां पे थोड़ा सा मैं बोलूंगा हल्का सा डिफरेंस है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है बॉन्ड को लेकर के और जो सॉलिड के बारे में मैंने अभी समझाया आपको। ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस पे बेस्ड है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सॉलिड बन रहे हैं उनको सॉलिड बनाने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। फिर से सुनो मेरा बात, जो भी सॉलिड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो आपस में इकट्ठे जो रह रहे हैं, उनको इकट्ठा करने में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स के वजह से हम उसका टाइप ऑफ सॉलिड बोलते हैं। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कोवेलेंट सॉलिड, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड के कैटेगरी में H2O आइस कभी भी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि सर HOH का तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इनको सॉलिड बनाने के लिए जो इनको नजदीक लेके फोर्सेस आते हैं वो कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस का एक टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी ना, इसलिए इसको आप कोवेलेंट सॉलिड की कैटेगरी में नहीं रखोगे, क्योंकि इनको सॉलिड बनाने के लिए ये जो फोर्सेस हैं ये रिस्पॉन्स। तो कहोगे ऐसे तो कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा बेटा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, आपको कोवेलेंट सॉलिड मिलेंगे। कोई बताए? एब्सोल्युटली करेक्ट, डायमंड इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल। ग्रेफाइट इज ऑल्सो, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और बताओ। हाँ 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 बिल्कुल, बोलो बोलो बोलो। नो दैट इज नॉट, बिल्कुल नहीं। CH4, कम ऑन, CH4 क्या कर रही हो तुम राधिका? अब बताओ, इसका दूसरा मॉलिक्यूल जब इसके पास आएगा तो वो क्या इनके साथ बॉन्ड बनाएगा? क्या इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ऐसे? तो फिर ये कैसे हुआ? कोवेलेंट सॉलिड में बिल्कुल सही आंसर था डायमंड। अभी मैं दिखाता हूं कैसे दिखेगा ना, प्रोजेक्टर का अभी यूज आने वाला है प्रॉब्लम। डायमंड हो गया, फिर ग्रेफाइट हो गया, अरे बोलो यार, फिर तीसरा बोलो, सिलिकॉन कार्बाइड।
अरे यार बहुत है, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड सॉलिड। अब इनका थोड़ा सा मैं एक का बस दिखा देता हूं, बाकी आप धीरे धीरे समझ लेना। लेट मी डॉग SiO2, वन सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर, ये खत्म नहीं हुआ है। ये ऑक्सीजन फिर दूसरे सिलिकॉन से बॉन्डेड है और ये ऐसे चलता रहा है, एंडलेस चलता जाएगा। हाँ जी, इधर भी है आगे चल करके सिलिकॉन, और ऐसे चलता जा रहा है। बताओ कहीं बॉन्ड खत्म हो रहा है? जहां बॉन्ड खत्म होने का नाम ही ना हो, वहां पे तो सारे एटम एक दूसरे से किससे बंधे हुए हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे चीजों को हम कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, या फिर नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड। आप नेटवर्क कहीं भी लगा दो आगे पीछे, नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड। इज दैट क्लियर? हाँ जी बच्चों, तो फिर इसके भी क्लासिफिकेशन आएंगे, नेटवर्क कोवलेंट। अब इसके भी क्लासिफिकेशन आएंगे। नेटवर्क कोवलेंट में भी दो टाइप, 2D नेटवर्क एंड 3 डायमेंशनल। 3D में आएगा आपका डायमंड, SiC, SiO2, 2 डायमेंशनल में ग्रेफाइट है। इसमें नेटवर्क होगा बट अलोंग अ प्लेन। फिर दूसरे प्लेन और पहले प्लेन के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेस रहेंगे, तभी वो एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। इसलिए ग्रेफाइट को अगर आप ऐसे उंगलियां उसके ऊपर फेरो तो आपके ऊपर ग्रेफाइट का लेयर लग जाएगा, फिंगर्स पे होता है ना, चिपक जाते हैं हाथ। तो ये ग्रेफाइट के बारे में। तीसरे टाइप का सॉलिड कोई बताएगा? हाँ जी बिल्कुल, मेटालिक। वो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी है, ना तो उसमें आयनिक बॉन्ड होता है ना तो कोवेलेंट, बल्कि मेटालिक बॉन्ड होता है। कैसे मालूम मेटालिक बॉन्ड अलग होता है कोवेलेंट एंड आयनिक से? आयनिक पे हथौड़ा मारो, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रिटल होते हैं। कोवेलेंट में तो आपको मालूम है सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। वो नेटवर्क अगर आपने पकड़ लिया तो उसकी अलग ही स्टोरी है, ना तो वो कंडक्शन शो करेगा, एक्सेप्ट एक एग्जांपल कौन सा है वो, ग्रेफाइट। उसका छोड़ दो, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसको अगर हम ड्रॉप कर दें तो बच्चा क्या हमारे पास नेटवर्क में? 3 डायमेंशनल ले लो, SiO2। क्या इनको ऐसे स्विच बोर्ड के अंदर डाल दोगे तो आपको करंट लगने वाला नहीं है? टेस्ट मत करना, लेकिन नहीं लगने वाला है। वेरएज एक ऐसी कैटेगरी के कंपाउंड्स हैं, या सॉरी एक ऐसी कैटेगरी के भी एलिमेंट्स हैं जिनकी आप हैमरिंग करोगे तो और फैलते चले जाएंगे, जितनी पिटाई करो उतने पतले होते जाएंगे, स्लिम ट्रिम, है ना। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, एक्सेलेंट कंडक्टर, ये बिल्कुल ही यूनिक बताता है। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज ये सिग्निफाई करते हैं कि भाई मैं बाकियों से बिल्कुल अलग हूं, इसलिए इनके नाम को उनके नाम से ही जोड़ दिया गया, मेटालिक बॉन्डिंग। जिसके अंदर ये स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर हैं, उसका नाम, बॉन्ड का नाम ही मेटालिक बॉन्डिंग कर दिया। तो ऐसे सॉलिड को क्या बोल रहे हैं हम? और मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके एग्जांपल्स, आयरन से लेके कोबाल्ट से लेके निकल भरे पड़े हैं पूरा पीरियोडिक टेबल मेटल से यार, तो आप खुद बता सकते हो। इज दैट क्लियर? अब बोलोगे सर चौथे टाइप का चीज जो हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं कि H2O आइस भी तो होता है। अरे ऐसे तो आयोडीन भी सॉलिड होता है, लेकिन आयोडीन आयोडीन बॉन्डेड है, लेकिन एक और आयोडीन और इनके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेज ही हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलते हैं? हाँ जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ऐसे सॉलिड जिनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हो, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कैटेगरी ऑफ सॉलिड को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें आपका बकमिंस्टर फुलरीन C60 भी आएगा। ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, फर्क बस इतना है भाई 60 कार्बन का एक नेटवर्क है बड़ा सा, बट है तो ये भी एक मॉलिक्यूल ही ना। एक C60, दो C60, तीन C60 आपस में कैसे जुड़े हैं? किसी कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़े, उनके बीच में एक वॉन्डरवॉल फोर्स ही है। समझ में आया बेटा? तो ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डायमंड का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। इतनी मेहनत क्यों करूं मैं? हाँ, लाइट्स ऑफ एवरीबॉडी, टीवी मत बंद कर देना। यहाँ पे डायमंड देखो तो कहाँ पे है? ये रहा।
ये लाइट allotrope of carbon with ये लाइट कैसे ऑफ होगी? देखना वो गलती से एक हाँ जी बच्चों, तो ये देखो कार्बन का पहला एलोट्रॉप कौन सा है? ये डायमंड का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो, बहुत मजेदार है ये। इसको देखो और इसमें खो जाओ बिल्कुल। इमेजिन करो कि आप यहाँ बैठ गए उसके पास, इधर। we will discuss is diamond. In the diamond structure, each carbon atom is connected to 4 other carbon atoms in a tetrahedral arrangement. 3 such tetrahedra are joined to form a puckered 6-membered ring as shown here. This is capped by a 4th tetrahedron to form a structure that is itself a larger tetrahedron. Here we zoom in to focus on this tetrahedron. Repetition of this building block gives a larger structure that retains this tetrahedral shape as shown here. Diamond is an example of a network covalent solid, which means that it has covalent bonds that extend in 3 dimensions throughout the structure. Instead of a collection of small molecules, a diamond is essentially one large molecule. As a result, diamond is a good conductor of heat and is one of the hardest substances known. कुछ पता चला? आप ये सोचो, आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो, इसने स्टार्ट कहाँ से किया, राइट? थोड़ा पहले चलते हैं। हाँ जी, आप ये देखो, 1 कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 कार्बन। डायमंड का यही है। कोई पूछ ले डायमंड के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? sp3। अब ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ये कार्बन भी 4 से अटैच होगा। अब जिसको मैं बोर्ड में कभी नहीं दिखा पाता, जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन है उसको मैं बोर्ड पे कभी नहीं दिखा सकता कि ऐसा दिखेगा, हालत खराब हो जाता है मेरा। अभी देखो इतना इजीली इसने कई सारे टेट्राहेड्रन ज्वाइन कर दिए हैं। Diamond structure, each carbon atom. You see, the second tetrahedra they have joined through this carbon, फिर थर्ड ऐसे ही करके फोर्थ। तो आप इमेजिन करो, नेटवर्क दिख रहा है ना? बताओ, ये सब आपस में रियल बॉन्ड से कनेक्टेड है, रियल कोवलेंट बॉन्ड से, इसलिए इनको नेटवर्क कोवलेंट बोलते हैं, क्योंकि जो इनका नेटवर्क है वो कोवलेंट बॉन्ड से ही बनके Atom is connected to 4 other carbon atoms in a tetrahedral arrangement. 3 such tetrahedra are joined to form a puckered 6-membered ring as shown here. आप ध्यान से देखो इसको। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसी के आसपास ही होता है लॉन्स्टोलाइट ना, वो भी एक फॉर्म है कार्बन का। इसके बाद एक और आएगा जो कौन सा है? ग्रेफाइट। आपको मुझे डिफरेंस बताना है बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। आप ध्यान से देखो इसको अच्छे से, ठीक है? मैं पूछूंगा क्वेश्चन, उनके हाइब्रिडाइजेशन से भी रिलेटेड ना, और भी कुछ इंटरनल चीजें हैं वो मैं पूछूंगा, पहले आप देख लो। This is capped by a 4th tetrahedron to form a structure that is itself
ये अभी जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये लॉन्स्टोलाइट का है ना, डायमंड का ही दिखाया है, श्योर, ठीक है फिर। फाइन, दोनों एकदम नजदीकी दिखते हैं, इनके स्ट्रक्चर में कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है, Longstolite is the hexagonal form of diamond. बिल्कुल वैसे ही है Like टेट्राहेड्रल, diamond, the carbon atoms in रिंग साइज में डिफरेंस होता है each बस। connected with 4 others in a tetrahedral geometry. Also like diamond, 3 such tetrahedra are joined to form a puckered 6-membered ring. However, with longstolite, this 6-membered ring is connected to a second 6-membered ring that lies on top of the first. This तो आप is देखो, a structure that दिख रहा है ना, इसमें डिफरेंस है, वहाँ हेक्सागोनल, एग्जैक्टली ऐसा इतना ही डिफरेंस है, बाकी टेट्राहेड्रल दोनों ही होते हैं। Repetition of this basic building block generates a larger scale model of the longstolite structure. Here we combine these hexagonal building blocks into a larger scale model. Note that the overall structure retains this hexagonal or 6-sided shape. इमेजिन करो अपने आप को यहाँ बीच में पूरा ऐसे, now this is graphite. Now you'll understand why we say this graphite to be a 2-dimensional network solid rather than saying 3-dimensional. 2-dimensional क्यों बोलते हैं इसको? देखो मैंने बताया था कि इनके अपने एक सिंगल लेयर में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, 1 लेयर एंड सेकेंड लेयर के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, दे आर स्लिपिंग ओवर दैट ना, फिर भी कोई ना कोई फोर्स है, कौन सा है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है। इसलिए यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो विद इन लेयर अगर लेंथ देखोगे वो अलग होता है, और एक लेयर और दूसरे लेयर में प्रेजेंट 2 कार्बन के बीच का लेंथ देखोगे वो बिल्कुल अलग होगा, और नेचुरली वो बड़ा होगा। जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो छोटा होगा लेंथ, जहाँ एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है, वॉन डेर वाल है, तो वो बड़ा ही होगा ना। तो यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें दिखती हैं आपको। Graphite is quite different from diamond and longstolite. हाँ, ये देखो बॉन्डिंग के हिसाब से दिखा रहा है, देख रहे हो, एक सिंगल लेयर के अंदर बेटा ग्रेफाइट के अंदर, यहाँ पे देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल एंड डबल, मतलब बिल्कुल पैरेलल पैरेलल हेक्सागोनल रिंग्स है, इनको एक्सटेंड करना है, बट पाई बॉन्ड को ऐसे रखना है। अच्छा, क्या पाई बॉन्ड ऐसे ऐसे के बजाय मैं यहाँ और यहाँ नहीं डाल सकता पाई बॉन्ड? बिल्कुल डाल सकते हो, रेजोनेंस है ये सब। अरे बोलो यार, रेजोनेटिंग, अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बड़े छोटे डोमेन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए किया है, ये बहुत बड़ा पिक्चर है रेजोनेंस का, ठीक है। अभी देखो इसमें स्ट्रक्चर्स भी दिखाएंगे रेजोनेंस का। अब बताओ, एक कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए ना, 2 इधर एक इधर एक इधर, ऑल 4 बॉन्ड्स। अब 5th बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो एक लेयर से दूसरे लेयर में कोई कनेक्शन नहीं बचता है कोवेलेंट का। इज दैट क्लियर? In the graphite structure, each carbon is connected to only 3 atoms. Since carbon must always form 4 bonds, one of the 3 bonds must be a double bond. This gives an average bond order of 1.33. Several different resonance structures can be drawn, depending upon the placement of the double bonds. In graphite, the carbon atoms are sp2 hybridized, with each carbon atom having a trigonal planar geometry. The atoms are connected to form a flat 6-membered ring that extends indefinitely in 2 dimensions. The structure of graphite consists of layers of these infinite sheets stacked one on top of another. The layers do not lie immediately on top of one another, but instead are offset as shown here. Let's take another look at the way these layers are stacked from the side. As you should be able to see, alternating layers are equivalent. ये पता चल रहा है, देखो कितना जबरदस्त दिख रहा है
ये दो अलग अलग कलर से दिखाया है लेयर को, ब्लू एंड ग्रीन। ध्यान रखना ये कलर अलग इसलिए किया है कि वन टॉप ऑफ अनदर नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो इसके ठीक नीचे एक एटम नहीं आपको मिलेगा, ये ऑफसेट है लेयर से एक दूसरे के। मतलब एक हेक्सागन है तो दूसरा वाला हेक्सागन का कोई एक एटम बीच में आएगा सेकंड लेयर का, तो ऑफसेट है ये, ठीक है। उसमें बोला था, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। तो ये थोड़ा सा मिसमैच्ड है बेसिकली। फिर ऊपर यानी फर्स्ट एंड थर्ड लेयर्स आर आइडेंटिकल, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर दिखेंगे। जैसा हेक्सागन ऊपर है वैसे ही हेक्सागन नीचे है, और बीच वाला क्या है, थोड़ा सा स्लाइड हो गया है। समझ आ रहा है ना, इसी को ऑफसेट होना बोलते हैं, इसलिए अलग अलग कलर दिखा रहा है। और आप देखो यहाँ पे बीच में बिल्कुल खाली जगह बना दिया, इनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए स्लिप करते हैं एक लेयर के ऊपर, ठीक है, वीक होता है। अब इनको कनेक्ट करेगा एक, हाँ, ग्रे सिलेंडर से, मतलब ऐसे दिखाने के लिए, बस वो वॉन्डरवॉल समझ लो। There is no actual bonding between the layers. Graphite is therefore said to be a two-dimensional network covalent solid, as the chemical bonding only occurs in two dimensions. गॉट इट? क्लियर हो गया ये? मैं पीछे आपको ना वो ऑफसेट वाली चीज थोड़ा सा और एक बार रिकैप में डाल देता हूँ। देखो एक सिंगल लेयर है, अगला लेयर ध्यान से देखो। Graphite consists of layers of these infinite sheets stacked one on. देखो ये अभी हल्का सा लाइट है, देखो ब्लू वाला थोड़ा सा खिसक के है ना, इसका देखो एटम यहाँ है, होना यहाँ चाहिए, मतलब इस साइड में, बस थोड़ा सा अंदर कर दिया है, इसको ऑफसेट होना बोलते हैं। Top of another. देखो The layers do not lie immediately on top of one another, but instead are offset as shown here. समझ आ रहा है अपने बेटा? पूरा क्लियर हो रहा है ना? अंदर वाला ग्रीन है, ऊपर वाला ब्लू है, तो ग्रीन का हेक्सागन देखो ऐसा है, और ब्लू एग्जैक्टली अगर ऐसा होता तो यहीं पे बनाता, वो थोड़ा साइड में कर दिया, तो देखो उसका एटम बीच में आ गया, इसको ऑफसेट होना बोलते हैं। और जब थर्ड लेयर होगा तो बिल्कुल ग्रीन जैसा ही जो अंदर है वैसे ही आपको हेक्सागन देखने को मिलेगा। गॉट इट? तो इसको एक बार फिनिश करते हैं, फिर लास्ट एलोट्रॉप पे आएंगे, मॉलिक्यूलर जो है ना। तो देखो डायमंड हो गया 3D नेटवर्क, ग्रेफाइट हो गया 2 डायमेंशनल नेटवर्क, और इसके बाद आएगा फुलरीन जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। तो फुलरीन को भी दिखाते हैं। Let's take another look at the way these layers are stacked from the side. As you should be able to see, alternating layers are equivalent. The gray cylinders connecting like layers are for illustration. The chemical bonding only occurs in two dimensions. The fullerenes consist of carbon atoms arranged into spherical molecules. Like graphite, each carbon atom is connected to only 3 others. However, the fullerenes contain 5-membered as well as 6-membered rings. समझ पड़ रहा है? दिस इज फुलरीन, करेक्ट। अब आप देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल, ये C60 का एक दिखा रहा है यहाँ पे आपके सामने, मतलब कार्बन हैविंग 60 एटम्स दैट आर कंबाइंड टुगेदर। अंडरस्टूड? फुलरीन्स बहुत सारे हो सकते हैं, C60 भी होता है, C120 भी होता है, C180 भी होता है। ये कार्बन फैमिली का पार्ट है, राइट? करेक्ट। कार्बन फैमिली में भी कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो अब आप देखो C60, इसमें अगर आप ध्यान से देखो रिंग साइजेस देखो, तो ये जो ब्लू कलर से बना रखा है इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड भी है, और ग्रीन एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है उसका काउंट करो तो कितने आ रहे हैं? 6 मेंबर्ड आ रहे हैं। बोलिए भाई, तो 6 मेंबर्ड भी हैं और 5 मेंबर्ड भी, फिटिंग है ना। तो 5 मेंबर्ड भी होता है 6। अब इसमें कुछ चीजें हैं फिक्स, वो थोड़ा सा सुनना ध्यान से। The most common fullerene is the C60, also known as a buckyball.
This molecule contains 12 5-membered rings and 20 6-membered rings. 12 5-membered rings and 6-membered ring. किसमें? C60 में. ठीक है. अब देखना आगे जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा 5-membered ring फिक्स रहने वाला है, 6-membered चेंज होता जाएगा. ध्यान रखना बेटा, ऐसा मत कर देना 5-membered कितना बोला मैंने 12. अब 12 into 5 कर दो कितना आ गया? हाँ C60 में सारा यही आ गया. तो अब आपको लग रहा होगा यार 6-membered वाला कहाँ गया? तो ऐसे मत कर देना, सारे कॉमन ही तो हैं, देखो ना. अरे बोलो यार, इसके केस में सारे कॉमन होते हैं, इसके बाद वालों में कॉमन नहीं होता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या फिर एटलीस्ट कनेक्टेड ना हो उसमें. These rings are arranged in a sphere resembling the soccer ball. Many other दिस इज C180. अब इसमें देखो 6-membered डिफरेंट हो जाएगा बट 5-membered वही रहेगा. ध्यान से सुनना. rings are known. The next most common example is C70, which is the stretched C60 molecule. Other examples include C180 and C240, both of which are spherical. All of the higher fullerenes contain the same 12 5-membered rings, but different numbers of 6-membered rings. Understood? अब ये ज्योमेट्री लगा के दिमाग लगाना, हायर फुलरीन में कैसे निकालेंगे कितने Let's 6 में. take a moment to review. अंडरस्टूड, गॉट इट. लास्ट वाले में बस यही था कि 5-membered रिंग 12 ही रहते हैं और वो फिक्स रहते हैं, चाहे इनके केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग. हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर होता है. ये बॉन्ड के हिसाब से नहीं दिखाया हुआ है, ध्यान से देखोगे तो कोई भी कार्बन 3 बॉन्ड्स ही दिख रहा होगा, तो उनमें एरोमेटिसिटी भी होती है बेसिकली इन रिंग्स के अंदर ना, तो पाई बॉन्ड भी रहता है. अंडरस्टूड. चलो, तो ये हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. हाँ बेटा, राइट. एकदम बाहर वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. चलो हटाओ इसको. लाइट्स ऑन प्लीज. दिख नहीं रहा है ना? हाँ चले. तो देखो अभी का ये पूछना है कि सर जब आप डायमंड की बात कर रहे हो या ग्रेफाइट की बात कर रहे हो तो सॉलिड जब भी बना होगा तो एक लेयर मतलब एटम्स कनेक्ट होते 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 बीच वाले जितने भी एटम्स हैं उन सबका वैलेंसी पूरा है, 4 बॉन्ड्स बने. लेकिन जो बिल्कुल एकदम टॉप पे आ जाते हैं, एकदम आखिरी में, कहीं तो आखिरी सरफेस होगा. अरे भाई जो हम टच करते हैं वो तो आउटर सरफेस ही होता है ना, अंदर जाके तो टच नहीं कर पाते ना. यहाँ इमेजिन कर रहे थे बस हम लोग के ऐसे बीच में है, बट रियलिटी में तो नहीं जा सकते, एंगस्ट्रॉम डायमेंशन का है ना. तो ऐसे केस में भाई आउटर सरफेस पे जो प्रेजेंट एटम्स हैं उनकी वैलेंसी का क्या होता है? तो राइट आंसर इज वो इनकम्प्लीट होती है. और वहां पे जो एटम्स होते हैं उनके बॉन्ड स्विंग करते हैं. कहने का मतलब ऐसे मान लो ये पूरे कार्बन का अंदर से इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ऊपर एक खाली है, तो कभी इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो कभी इसके साथ बना लिया, कभी इसके साथ. इसको बोलते हैं डैंगलिंग ऑफ बॉन्ड्स. क्या बोलते हैं? बहुत ही बड़े बड़े नाम मिलेंगे, डैंगलिंग. तो ये डैंगलिंग इफेक्ट होता है टॉप मोस्ट सरफेस पे. और बताता हूं, इसकी वजह से ही सरफेसेस गैसेस को रिटेन करने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर, इसी डैंगलिंग. क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है, कंप्लीट मतलब अनसेचुरेटेड बोलना ठीक नहीं है, बेसिकली इनकी वैलेंसी कंप्लीट है नहीं, तो ये चाहते हैं जो मिल जाए उसके साथ ही बॉन्ड बना लो. तो ऊपर से गैस मॉलिक्यूल आ रहा होता है, उसको ही खींच के अपने ऊपर ही चिपका लेते हैं, नहीं जाने दूंगा बिल्कुल भी. तो कभी कभी तो केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि वो केमिकल एड्सॉर्प्शन के अंतर्गत आ जाता है. और कभी कभी वो सिंपल ट्राई करते हैं बट ये इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है इनको, तो नॉर्मल वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बने रहते हैं.
ना, तो जिसको हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। इसलिए कभी अगर किसी गैसियस चैम्बर के अंदर, जिसके अंदर CO2 गैस हो, आप चाह रहे हो कि यार इसमें से ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाए, तो नीचे चारकोल पाउडर ऐसे नीचे डाल दो, कुछ देर में देखोगे जो CO2 के नंबर्स हैं ऑटोमेटिकली नीचे आके चिपक जाएंगे, गैसेस इसमें कम हो जाएंगे, तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। आपको लगेगा अरे यार हुआ क्या, मैंने तो गैस निकलने ही नहीं दिया। तो रीजन ये होता है एड्सॉर्प्शन में आता है। दिस हैपेंस जस्ट बिकॉज कि टॉपमोस्ट सरफेस पे अभी भी रेसिडुअल बॉन्डिंग रह गई है, तो वो कंप्लीट करते हैं। व्हाट योर आंसर? फाइन। हाँ जी, तो बताओ कितने टाइप के मैंने आपको सॉलिड बताया बेटा? पहले बताया मैंने 2 टाइप का, बेस्ड ऑन रेगुलरिटी एंड इरेगुलरिटी। नाम बताओ। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। प्रेजेंट जग रहे हो ना तुम? नींद तो नहीं आ रही है? पूरे 1 साल बाद क्लास आ रहे हो तुम लोग है ना? तो जगे हुए हो ना? देखो नींद अगर आ जाए ना तो चुपचाप खड़े हो जाना, चांसेस है कि नींद आ रहा हो। खड़े हो जाओगे तो 2 मिनट के अंदर फिर नींद चली जाएगी। एक तो ये लग रहा होगा अरे सब मुझे ही देख रहे हैं क्या? कोई नहीं देखता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन हो तुम, बट अंदर से यही फील होता है कि मेरे को देख रहे हैं क्या सब लोग। तो थोड़ा प्रेशर की वजह से नींद गायब हो जाएगी और थोड़ा मेरे डर की वजह से, और तब भी गायब ना हो तो क्लास के बाद जाकर थोड़ा पानी वानी पी के मुंह धुल के आ जाओ, पर जगे रहना है जब भी क्लास हो। तो दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने कौन सा बताया बेटा? हाँ जी, करेक्ट। नेचर ऑफ बॉन्डिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देम सॉलिड। कितने कैटेगरी मैंने बताया उसमें? 4 कैटेगरीज। नाम बताओगे? आयोनिक, नेटवर्क कोवेलेंट बोलो तो अच्छा है, कोवेलेंट बोलने के बजाय नेटवर्क कोवेलेंट, और मेटालिक एंड, देख के पहचान जाओगे ना कौन कौन से? ग्रेट। तो इनमें फिर मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया जिसमें आप ये समझो कि नेटवर्क 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्या है, कार्बन के बारे में। यहां तक सबको क्लैरिटी है? अब कुछ मैं और नाम बताता हूं, फिर लैटिस स्ट्रक्चर्स कुछ देखेंगे, और नहीं तो आज का क्लास मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा। पहला दिन है ना तुम लोग का, है ना? बाकी तो साल भर तो मैं मालूम ही है मैं क्या करता हूँ, है ना? ठीक है ना? चलो आओ है ना? तो हाँ जी, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में बात। अब देखो इनके पैटर्न के बारे में भी थोड़ा स्टडी करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूँ, ध्यान से बस सुनते जाओ। अगले क्लास में मैं पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना? तो देखो जब भी हम सॉलिड को देख रहे हैं, तो अगर हम उनके न्यूक्लियस को ध्यान दें, या यूं समझ लो जो पार्टिकल है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, भाई CO2 भी एक सॉलिड है, तो CO2 पार्टिकल का कहीं तो सेंटर होगा, तो मैं उस सेंटर की बात कर रहा हूं। तो अगर उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस XYZ, क्योंकि भाई सॉलिड तो 3 डायमेंशनल ही चीज होता है, XY एंड Z। मैंने डाल दिया ना मार्कर, थोड़ा सा डाल दिया, चलिए। X इन पॉइंट्स को अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसे दिखाऊं, कौन से पॉइंट दिखा रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पे हम उनके सेंटर्स को दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली जहां जहां भाई सॉलिड है तो कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा। ये मैं रैंडमली कुछ पॉइंट्स लेके दिखा रहा हूं। ये पूरा ओवरऑल जो अरेंजमेंट निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं? ध्यान रहेगा, ये बेसिकली सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कहीं ओरिजिन इमेजिन कर लो, तो सबके पोजीशन आप बता सकते हो कि भाई ये इतने डिस्टेंस पे है, X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट, ये इतने पे, ये इतने पे, तो ऐसे ही होंगे ना पॉइंट्स। स्पेस लैटिस है। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? ये सब टर्मिनोलॉजी है ना, इसको बस ऐसे ही सुनना है और याद कर लेना। दिस इज स्पेस लैटिस एवरीबॉडी, एंड दीज पॉइंट्स, इंडिविजुअल पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स। तो आप इमेजिन करो कि मुझे यार इस सॉलिड का ना पैकिंग फ्रैक्शन समझना है। पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैं समझाता हूं।
पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जो सॉलिड का ओवरऑल वॉल्यूम है, जैसे मान लो इतना मैंने टुकड़ा ले लिया सॉलिड का, जो सॉलिड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसका कितना पार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई कर रखा है। सो बेसिकली रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड, इसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? डेंसिटी किसको बोलते भाई? डेंसिटी बोलेंगे मास ऑफ दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस। अब जब मास की बात करेंगे तो भाई क्यूब का मास क्यों आ रहा है, या फिर ये जो भी ज्योमेट्री इसका मास क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? मास ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ नॉट एटम मॉलिक्यूल, द पोर्शन दैट यू हैव सिलेक्टेड। अरे बोलो यार ये सही है? तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बड़ा पजलिंग सा हो जाता है कि पूरे पूरे डायमेंशन को देखो, इसलिए कंसेप्ट निकालते हैं इसमें से, कंसेप्ट ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को निकालो इसमें से, और यूनिट सेल को आप स्टडी कर लो तो आपने पूरे सॉलिड का स्टडी कर लिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, थोड़ा बहुत शायद 11th में सुना हो कभी जमाने में, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि सर किसी भी सॉलिड के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम से कितने एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, वो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने +1 में जब आपको पढ़ाया था आयनिक बॉन्डिंग, तो उसमें NaCl का मैंने 6 बताया था आपको। यहां आप देखोगे उस चीज को एग्जैक्टली कैसे 6 होता है। ठीक है? तो NaCl में क्लोराइड आयन हो गया, Na+ हो गया, उनका 6N6 है, आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना हो तो उसके लिए तो आपको स्पेस लैटिस विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिट सेल से आपको हो सकता है दिखे ही ना, स्पेस लैटिस से। लेकिन स्पेस लैटिस को हम बड़े आराम से यूनिट सेल की मदद से, तो अब भाई यूनिट सेल क्या चीज है, कैसे बनाते हैं इसको? तो बोलते हैं भाई इस पूरे स्पेस लैटिस का वो छोटा से छोटा पार्ट, इसका छोटा पार्ट कंसिडर करने की कोशिश करो, जो कि इमेजिनरी पार्ट है, रियल में पता नहीं आप उसको कभी जन्म में वैसा काट पाओगे नहीं, वो बात नहीं है। आप उसको इमेजिन करो कि ऐसा मैंने कट करके निकाल दिया। दैट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस और द ओरिजिनल सॉलिड विच हैव आइडेंटिकल पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी, जिनके रिपीटेशन से ओरिजिनल सॉलिड रीजनरेट हो जाए, उसी छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं हम बेटा? यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन सेम हो ओरिजिनल सॉलिड के साथ, जिसका डेंसिटी सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जो यूनिट सेल का निकाले और जो बड़े लैटिस का हो। ये सब प्रॉपर्टी रखने के साथ साथ अगर इसको रिपीट किया जाए, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैकिंग किया जाए, तो अगर हमारा ओरिजिनल सॉलिड रिपीट हो जाता है, बन जाता है, तो ऐसे पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है? तो नेचुरली इस यूनिट सेल में कॉर्नर, अब वो यूनिट सेल हो सकता है भाई कि क्यूबिकल दिख रहा हो, कभी कभी हो सकता है यूनिट सेल क्यूबिकल ना दिखाई दे, किसी और तरह के ज्योमेट्री में आ जाए, बोलिए, हो सकता है बिल्कुल। तो अच्छा, इनमें एटम के प्लेसमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर मैं एटम के प्लेसमेंट को ध्यान ना दूं, सिर्फ ये ध्यान दूं यूनिट सेल कट के कैसा आया हुआ है, कैसा दिख रहा है वो, तो ऐसे 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास। कितने क्रिस्टल सिस्टम है बेटा? 7 क्रिस्टल सिस्टम। मैं नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहला है क्यूबिकल या क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा आता है टेट्रागोनल, तीसरा आता है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा क्रिस्टल सिस्टम है रोम्बोहेड्रल, पांचवा क्रिस्टल सिस्टम है, एनीबॉडी?
बोलो, हेक्सागोनल। नेक्स्ट आता है मोनोक्लिनिक और लास्ट आता है ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक का शायद नाम आपने सुना हो। जब सल्फर का मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब बता रहा था तो इसमें सल्फर का एक ही एग्जांपल बस आपको लिया था कि रोम्बिक सल्फर का ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एनीवे, सो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है। अब से ये अलग अलग कैटेगरीज कैसी बन गई है, तो भाई उनके ज्योमेट्री के हिसाब से वो कैसे देखते हैं। क्यूबिकल का मतलब जो यूनिट सेल आया उसका आइडेंटिकल लेंथ है, इनके बीच में एंगल भी कितना है 90 डिग्री। अरे भाई ये एक्सिस बोलते हैं, ए एक्सिस, बी एक्सिस एंड सी। ये एक्स वाई जेड मत समझ लेना, एक्स वाई जेड में तो फिक्स हो गया ना एंगल। तो इनके एजेस के एक्सिस, 3 डायमेंशन एक्सिस ए बी सी, इनके बीच का एक एंगल को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा बोलते हैं। तो क्यूबिक के केस में बेटा इनके साइड्स इक्वल और इनके एंगल्स भी इक्वल, साथ साथ 90 डिग्री, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्यूबिक। ये इनका पैरामीटर है चेक करने का। अरे समझ आ रहा है? ऐसे ही टेट्रागोनल किसको बोलते हैं, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल हो किसके 90 डिग्री। फिर ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक किसको बोलते हैं, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है बट एंगल अभी भी, समझ में आ रहा है? ऐसे ही रोम्बोहेड्रल का अपना पैरामीटर है, हेक्सागोनल का है, मोनोक्लिनिक का है, ट्राइक्लिनिक का है। इनके एंगल एंड रेशियो पे ये मैं आपको डिटेल में लिखवा के याद करवाऊंगा। फिलहाल मैं अभी दिखाना चाहता हूं कैसे दिखेंगे। चलो, एक तो ये चीज हो गया क्रिस्टल सिस्टम। अब है कि भाई इन सभी सिस्टम में मैं एटम्स कहां कहां प्लेस कर सकता हूं, क्या ये भी डिफाइंड है या हर केस में बदलता है? तो आंसर है बेटा ये भी डिफाइंड है। क्यूबिक के अंदर टोटल 3 अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। सबसे हाईएस्ट नंबर होता है ऑर्थोरोम्बिक का, 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर दिस। और इसमें कई सारे आपको नाम बता दे सकता हूं जिनमें सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो वो अरेंजमेंट क्या है सर? अगर मान लो मैं साइड और इसको ना ध्यान दूं, सिर्फ पोजीशन एटम का देखूं तो कितने तरह के क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। अगर सिर्फ आप एटम के प्लेसमेंट को देखने की कोशिश करो, और वो 4 टाइप के कौन कौन से हैं, वो 4 टाइप के कौन कौन से हैं, तो उनका नाम है सिंपल या प्रिमिटिव, जिनमें एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, ओनली ऑन दी कॉर्नर्स। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? नाम क्या है इसका? सिंपल और प्रिमिटिव। गॉट इट? दूसरा होता है बेटा फेस सेंटर्ड, एफसी, फेस सेंटर्ड। ऐसे अरेंजमेंट जिनमें कॉर्नर पे तो पक्का होगा ही, बाय डिफॉल्ट है, कॉर्नर पे तो हर ज्योमेट्री में होता है। उसके साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी अगर एटम प्रेजेंट हो तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं हम? फेस सेंटर्ड। तो पहला मैंने बताया सिंपल और प्रिमिटिव। तीसरा होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड। कौन सा? हाँ जी, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो पक्का होगा, हर जगह होगा कॉर्नर। इसके अलावा सिर्फ एक ही बॉडी सेंटर होता है ना, तो ये बॉडी सेंटर्ड हो गया। अब एक लास्ट वाला मैं बता रहा हूं जिसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, जिसमें पैरेलल फेसेस पे ही एटम्स होते हैं, सभी फेसेस पे नहीं होते। अनडाउटेबली कॉर्नर पे तो हर जगह हो, इसको बोलते हैं बेस। तो ये 4 टाइप के ज्योमेट्रीज ही हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ इसमें से मिलेंगे, कुछ गायब हो जाएंगे। ये चारों कहां मिलते हैं? तो चारों सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में मिलते हैं। क्यूबिक में 3 मिलते हैं। कौन से? फर्स्ट 3, सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। अरे समझ में आ रहा है? तो टोटल अगर हम एटम्स को भी देखें, एजेस को भी देखें, तो टोटल कितने टाइप के हमें मिल रहे हैं? 14 टाइप्स के टोटल मिलते हैं। किसी में 4 है तो किसी में 1 भी होगा। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम, टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ द एटम मिला दोगे तो टोटल 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। याद रहेगा ये चीज? तो ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करता हूं। वो स्ट्रक्चर मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा और नोट मेकिंग अगली क्लास में करता हूं। ठीक है?